इस बिल को पारित कराने के लिए एकदम कम समय दिया गया कि अरे 0 आवर नहीं हो रहा है, लोग तैयारी करके गए थे। ये तो पूरे देश में लागू होना है ना, तो झारखंड को लेकर इतना डर क्यों है आप लोग? लंच नहीं हुआ, अचानक से 2 बजे का कार्यक्रम 11 बजे स्टार्ट कर दिया गया। आदिवासी राज्य के साथ, आदिवासियों के साथ जो अन्याय करने जा रही है केंद्र सरकार। दिल्ली का मामला नहीं है ना मैडम, आपके यहाँ तो नौकरी बेचने का मामला है। पैसे लेकर आपकी सरकार ने नौकरी बेच दी। तो खाली इतना बोलना है कि माननीय अमित शाह जी हाउस में आओ और उसके बाद फिर बैठ जाना है। ये आदेश था हम लोगों को कि किसी को भी किसी भी बिल पे नहीं बोलना है, सिर्फ उसमें खाकर खड़ा होने के लिए कोई खड़ा भी करे। पूरे राज्य के हमारे पदाधिकारियों का आह्वान किया, 24 जिलों से लोग आएंगे और बहुत बड़ा ये आंदोलन बनने वाला है। ये कोशिश है कि इस तरह का दबाव बनाकर जेएमएम को अपने पाले में लाया जाए, इसीलिए इस तरह का कानून लाया गया है। बिल्कुल। एमएमडीआर बिल को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन का बिगुल एक तरीके से फूंक दिया है। लगातार पार्टी के अंदर बैठकों का दौर जारी है, रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा जाए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से राज्यसभा की सांसद महुआ मांझी मौजूद हैं। महुआ जी, आप तो राज्यसभा में उस वक्त मौजूद थी जब ये बिल सरकार ने फ्लोर पे लाया था। क्या उस वक्त आप विरोध कर पाई या आपकी जानकारी में वो चीज़ नहीं आ पाया? बिल्कुल, मैं ही एकमात्र थी जो अपनी पार्टी से, लोकसभा कहिए राज्यसभा कहिए, मैं ही एकमात्र उसका विरोध कर पाई, वो भी बहुत मुश्किल से। इसलिए कहूँ कि बहुत चालाकी से काम किया गया। इस बिल को पारित कराने के लिए एकदम कम समय दिया गया और सुबह में आमतौर पर नियम यही है, अब तक हमने जो देखा है कि पहले 0 आवर होता है 11 बजे जब स्टार्ट होता है, उसके बाद क्वेश्चन आवर होता है और 2 बजे से और लंच होता है। फिर 2 बजे के बाद ही कोई भी बिल के लिए बहस कराया जाता है, डिबेट कराया जाता है। उस दिन क्या किया गया चालाकी से, ताकि लोगों को भनक ही न लगे और इतना बड़ा गेम हो जाए, इन लोगों ने 0 आवर कैंसिल कर दिया। अचानक से हाउस में जाने के बाद पता चला कि अरे 0 आवर नहीं हो रहा है, लोग तैयारी करके गए थे। क्वेश्चन आवर नहीं हुआ, लंच नहीं हुआ, अचानक से 2 बजे का कार्यक्रम 11 बजे स्टार्ट कर दिया गया। अच्छा, बहुत लोग अपना नाम ही नहीं दे पाए और उसमें क्या हुआ कि इस बिल के बारे में उस तरह की जानकारी भी नहीं मिली थी किसी को कि इससे इतना बड़ा नुकसान स्टेट को होने वाला है। आनन फानन में बिल लाया गया और मैं तो फिर भी उस समय प्रोटेस्ट कर पाई कि मुझे लगता है पूरे राज्यसभा में हार्डली 4 या 5 लोग बोल पाए हैं। सोचिए, जहाँ कितने 100 वहाँ मेंबर्स हैं, सिर्फ 4 या 5 लोग बोल पाए, जिसमें से एक मैं थी जो मैं बोली कम से कम उस पर, और विरोध किया मैंने। लेकिन चूंकि इन लोगों ने तुरंत मंत्री जी से बुलवाना शुरू कर दिया, किसी को बोलने ही नहीं दिया और मंत्री जी ने भाषण देके बिल को पास करा लिया। उनके पास संख्या बल है, इसी ये आधार पे उन्होंने इसे पारित कराया। आपने देखा कि किस तरह से आपके साथ सांसदों को तोड़ के ले जाया गया, किस तरह से, मैं बता रही हूँ, तृणमूल कांग्रेस से भी सांसदों को भाजपा अपने पाले में कर ली। उसी तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने शिवसेना को दूसरी बार भी तोड़ा, फिर एनसीपी में कोशिश कर रहे हैं, बिहार से ला रहे हैं। तो इनका ये पूरा चाल था कि बिना किसी को भनक लगे। और ऐसे समय में जब पूरा विपक्ष वॉकआउट कर रहा था जेएनजी के मुद्दे पर, अमित शाह जी को, माननीय अमित शाह जी को हाउस में आके बोलने के लिए उस समय पूरा विरोध चल रहा था और उसी के बीच अचानक से ये बिल लाकर और इन्होंने 4 या 5 लोगों को ही बोलने दिया, जिसमें मैं बोल पाई। लेकिन फिर भी चूंकि वॉकआउट चल रहा था और अपोजिशन लीडर की तरफ से ये आदेश था हम लोगों को कि किसी को भी किसी भी बिल पे नहीं बोलना है, सिर्फ उसमें खाकर खड़ा होने के लिए कोई खड़ा भी करे तो खाली इतना बोलना है कि माननीय अमित शाह जी हाउस में आओ और उसके बाद फिर बैठ जाना है। लेकिन फिर भी चूंकि ये स्टेट का मुद्दा था, मैंने 2 मिनट से ज़्यादा इस पर बोला और अपना विरोध व्यक्त किया। लेकिन उस समय तक हमें भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि इससे इतना बड़ा नुकसान हमारे स्टेट को होने वाला है। अगर ऐसा मालूम होता तो हम सभी लोग मिलकर वहाँ और अच्छे से विरोध करते, लेकिन उसका हमें मौका ही नहीं दिया गया। आनन फानन में बिल पास कर दिया। कि डर किस बात का है? क्योंकि ये जो बिल है, जो अब कानून का शक्ल लेगा राष्ट्रपति के मोहर के बाद, ये तो पूरे देश में लागू होना है ना, तो झारखंड को लेकर इतना डर क्यों है आप लोग? जी, मैं बताती हूँ। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश हुआ था, 9 जजेस की जो बेंच बनी थी, उस समय माननीय विश्वम गुरु भी इसमें आंदोलन में थे। उस समय झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऐसे मध्य प्रदेश, 4 राज्यों के लिए नियम बना था। अभी जो सेस मिलता है, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी या जो हमारे यहाँ की सरकार है, वो इतने सारी समाज कल्याण के लिए योजनाएं चला रहे हैं, जिसमें मैया सम्मान योजना, जिस मैया
सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना और जितने भी योजना है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मरंगुम के स्कॉलरशिप योजना, फिर आपका फुलो झानो आशीर्वाद योजना और तमाम तरह की योजनाएं जो चलती हैं, ये सिर्फ जेएमएम के कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता है। इसका लाभ झारखंड के तमाम उन वासियों को मिलता है जो या तो बीजेपी के भी कैडर होंगे या किसी भी जाति धर्म के होंगे, सबको अलग अलग योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो इससे नुकसान तो हमारे स्टेट का है। आप भाजपा शुरू से कोशिश कर रही थी हमारे झारखंड में हमारी सरकार ना बने, जिस तरह से उन्होंने दूसरे राज्यों में कोशिश की, बंगाल में जो हाल हुआ, फिर बिहार में हुआ और अन्य राज्यों में, तो कोशिश कर रही थी कि हाँ मुख्यमंत्री जी उनके पाले में आ जाए। लेकिन चूंकि वो डटे हुए हैं, उनको ईडी ने 5 महीने तक जेल में रखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर वो जेल में रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक तरह से दबाव की राजनीति है। अभी भी कोशिश है कि इस तरह का दबाव बनाकर जेएमएम को अपने पाले में लाया जाए, इसीलिए इस तरह का कानून लाया गया है। बिल्कुल, ये दबाव की ही राजनीति, नहीं तो क्या है भाई, आपको क्या दिक्कत है जब इस राज्य से खनिज संपदा निकल रही है और यहाँ के सरकार को सेस और जो भी मिल रहा है रॉयल्टी वगैरह से वो यहाँ डेवलपमेंट का काम कर रही है, तो केंद्र को क्या दिक्कत हो रही है? आपने देखा कि 1,36,000 करोड़ के लिए बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग के सामने और केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर 1,36,000 करोड़ कोयले की रॉयल्टी का मिल जाए तो राज्य का और विकास होगा। हमने भी इस बात को कई बार रखा, यहाँ तक कि जिस दिन ये बिल पास राज्यसभा से हुआ, हाउस से निकलने के बाद मैं खुद मंत्री जी से मिली और मंत्री जी को मैंने कहा कि 1,36,000 करोड़ आप अभी तक क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मंत्री जी ने कहा कि कुछ तो मैंने दे दिया है, बाकी अलग अलग बाइफरकेट करके बताएं कि कहाँ क्या बकाया है। मतलब गोल बीजेपी कह रही कि पहले की तुलना में रॉयल्टी बढ़ी है, झूठ मूठ का आप लोग हल्ला कर रहे हैं। देखिए, अगर रॉयल्टी बढ़ती तो आज इस तरह का षड्यंत्र नहीं होता। आपने देखा ना कि पूरी रॉयल्टी ही खत्म करने की कोशिश हो रही है। जो राज्य इतना कुछ देता है, पूरे देश को सप्लाई करता है, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, सोना, हर तरह का तांबा, उस राज्य को वंचित रखना इतना बड़ा अन्याय है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंदोलन करने के लिए कहा है कार्यकर्ताओं को। आपने देखा आज रांची जिला कमेटी के, रांची के जितने प्रखंड हैं आसपास 18 प्रखंड के प्रतिनिधियां उपस्थित थे। अब 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राज्य के हमारे पदाधिकारियों का आह्वान किया। 24 जिलों से लोग आएंगे और बहुत बड़ा ये आंदोलन बनने वाला है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून को रद्द किया, मतलब वो मजबूर हो गए। 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया, कितने लोग शहीद हुए, तब जाके आंदोलन को रद्द किया। मैं तो यही कहूँगी कि इसको नासूर ना बनाए केंद्र सरकार। और माननीय महामहिम हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है, वो खुद एक आदिवासी महिला है। आदिवासी राज्य के साथ, आदिवासियों के साथ जो अन्याय करने जा रही है केंद्र सरकार, उनका हक अधिकार छीन कर, इसमें वो उनका साथ ना दे। उनसे यही अपील है, करबद्ध प्रार्थना है हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कि वो इस पर सहमति ना दे, क्योंकि अब बिल उनके पास गया है, उनके सहमति के बाद ही ये कानून बनेगा। क्योंकि अगर वो अभी सहमति दे देंगी तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। और दिशम गुरु माननीय शिबू सोरेन जी ने जो आंदोलन किया था, आज वो हमारे बीच, उनका पार्थिव शरीर जरूर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बीज बोया है अपने एक एक कार्यकर्ताओं के अंदर, वो कार्यकर्ता पूरे जोश में है। वो कह रहे हैं आंदोलन होगा और झारखंड से कोई भी खनिज पदार्थ, कोई खनिज संपदा बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर सारे कार्यकर्ता जोश में हैं। इसलिए देश में और राज्य में किसी भी तरह का अशांति ना फैले, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसके लिए अभी से केंद्र सरकार से हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो इस कानून को वापस ले। आप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो आर्थिक नाकेबंदी भी होगी। 80 के दशक वाला जेब में एक बार फिर नजर आएगा। हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी ये कह रहे हैं, आर्थिक नाकेबंदी होगी, आंदोलन होगा। और दिशम गुरु शिबू सोरेन जी माननीय उनके सुपुत्र, जो कि सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री ही नहीं है बल्कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनका भी आह्वान है अपने कार्यकर्ताओं से कि ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। एक आंदोलन यहाँ छात्रों का भी चल रहा है, 24 दिन हो गए धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई फलाफल निकल नहीं रहा है। हठधर्मिता आप लोग इस तरीके से आपकी सरकार अपनाई हुई है कि छात्र क्या करे वो लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है, हमारी सरकार भी छात्रों के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी छात्रों के साथ है। और दिल्ली से झारखंड की तुलना ना करें, क्योंकि दिल्ली में 25-30 दिन तक छात्रों ने जब आंदोलन किया, उस समय तक केंद्र सरकार ने उनकी तरफ झांका भी नहीं। जब
वहाँ पर पैलेट गन चले, उन्होंने पार्लियामेंट का घेराव किया, पैलेट गन चलाए गए, आंसू के गोले छोड़े गए, लाठियाँ चली और बहुत ज़्यादा क्योस हुआ। तब जाकर उनसे वार्ता हुई और वार्ता में उन्होंने फिर उनकी मांगे जो मानी गई। झारखंड में क्या हुआ कि देवन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने CID जांच लागू कर दी। देवन से ही इस्तीफा लिया गया जो चेयरमैन थे उनका, और अब तक 20 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। CID जो जांच करी उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा गया है, किसने क्या कहा, किसने किसके खिलाफ बयान दिया, वो सभी चीज़ें मीडिया में है। यहाँ कहीं कुछ छुपाया नहीं जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि अगर दोषी उनके घर का भी होगा तो भी CID उसे नहीं छोड़ेगी। और मैं बताती हूँ, उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि किसी रिटायर्ड जस्टिस वगैरह को की कमेटी बना दिया जाए जो कि CID पर नज़र रखे कि उनसे कोई गलत जांच ना हो, और 90 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात, CID की बात जो छात्र कर रहे हैं, जिसकी मांग से अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मान पाए हैं, वो CID के बारे में मैं बता दूं, जब फर्स्ट और सेकंड JPSC का मामला आया था, जिस समय भाजपा की सरकार थी, उस समय CID जांच बैठी थी। उसमें अभी तक दोषियों को ना तो सजा मिली है, और भाजपा के बहुत सारे सहयोगी नेता और भाजपा के नेताओं के भी रिलेटिव्स लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं। कई लोगों पर अभी भी केस चल रहे हैं जिसका अभी तक कोई फलाफल नहीं आया है। ऐसा नहीं है, आपको पता होगा कि 152 पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश में हुई हैं और कई केसेस अभी भी CID के पास लंबित तो पेपर लीक का मामला नहीं है ना मैडम, आपके यहाँ तो नौकरी बेचने का मामला है। पैसे लेकर आपकी सरकार ने नौकरी बेच दी, यही तो आरोप है आप पे। मैं बता रही हूँ जो बातें मैं मीडिया से सुनी हूँ, क्योंकि चूंकि मैं दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन में थी, मैं यहाँ थी नहीं, लेकिन जो मीडिया में छन के जो बातें आई हैं उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि अभय तिवारी नाम का कोई व्यक्ति है जो इसका किंग पिन है और जो ये सब कर रहे हैं। तो अभय तिवारी के बारे में मैंने आज तक में ही सुना, आज तक या ABP न्यूज़ के पैनल डिस्कशन के दौरान सुना कि वो 2013 से तमाम डिग्रियां खुद भी बटोर रहे हैं और बेच रहे हैं। तो अभय तिवारी अगर 2013 से इस कांड में लिप्त है, तो यहाँ जो सरकार हमारी बनी है वो 2013 में तो भाजपा की सरकार थी, 2013 यहाँ जो सरकार बनी है JMM और कांग्रेस और RJD की, ये 2019 नवंबर में चुनाव हुआ, रिजल्ट आके मंत्रिमंडल का गठन 2020 के मार्च तक हुआ, और उस समय कोविड आ गया। कोविड में 2 साल तो ऐसे भी काम नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो अभय तिवारी है भाजपा के कार्यकाल की उपज है, और उस समय से वो इस तरह का सिंडिकेट बना के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया है। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी हो, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं, वो अपने आप को दूध का धुला दिखा रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में अभय तिवारी ने ये घोटाला आरंभ किया है, तो उन पर भी जांच की आंच होनी चाहिए और छात्रों पर छोड़ देना चाहिए। छात्रों के साथ मुख्यमंत्री जी लगातार वार्ता कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ कभी ना हो। और एक जो CGL के एग्जाम को रद्द करने की बात वो कह रहे हैं, JPSC को तो रद्द कर दिया है, वो अभी रद्द हुआ नहीं है मैडम, क्योंकि जब तक कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं आएगा तब तक रद्द हो नहीं सकता। मतलब रद्द करने की बात सरकार से हो चुकी है, वो राजी हो चुके हैं। CGL के बारे में जो हमारी जानकारी में है, मीडिया के माध्यम से जो आ रही है, कि वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हुआ था, उसमें जो कुछ भी नियुक्ति हुई थी, इसलिए उसे रद्द करने का जो पावर है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है, वो न्यायालय ही कर सकता है। तो उस पर वो तो विचार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से न्यायालय इस पर विचार करे। तो इसके बाद बाकी जितनी भी मांगे थी वो ऑलरेडी, जैसे कि उस दिन हम लोगों ने मीडिया में देखा कि माननीय मंत्री जी जो आए थे हमारी सरकार के प्रतिनिधि बनकर, उन लोगों ने और छात्रों ने जो ज्वाइंट PC की थी, उसमें ये वो लोग भी माने थे कि 58% सॉल्व हो चुका है। तो अभी लगता है छात्रों से यही निवेदन है कि आप लोग भरोसा रखिए माननीय मुख्यमंत्री जी पर, वो लगातार आपसे वार्ता भी करना चाह रहे हैं और आपकी समस्या का समाधान भी करना चाह रहे हैं। CBI जांच से सरकार क्यों भाग रही है? क्यों जांच की आंच कांके रोड तक पहुंचेगा, इसलिए आपको डर लग रहा है? CBI जांच से डर नहीं रही है। अगर कोई लोअर कोर्ट में केस करता है तो लोअर कोर्ट का नतीजा आता है, तब जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो जाते हैं। तो उसी तरह से उनको पूरा विश्वास है कि 90 दिन के अंदर CID सब कुछ जांच करके देगी। और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से इस देश में CBI और ED और ये जिन लोगों पर केस करती है, वहाँ क्या क्या होता है नहीं होता है, ये सबने देखा है।
खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ईडी के भुक्तभोगी हैं। बिना किसी सबूत के उन्हें 5 महीने तक रहना पड़ा जेल में और फिर उनको अपने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। जब वो और सीआईडी जांच का मैंने बता दिया ना कि जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 में जो सीआईडी जांच हुआ था उसका नतीजा क्या अभी तक आया है? इतने वर्षों तक नहीं आया है। इसलिए ये भरोसा जो होता है कि सीबीआई करेगी तो सब ठीक होगा, भाजपा चाहती है कि सीबीआई करे ताकि भाजपा अपने मन के हिसाब से इसमें केसेस को तोड़ मरोड़ सके। इसलिए हम यही कहेंगे कि छात्र उनके बहकावे में ना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं और वो लगातार आपसे संवाद कर रहे हैं और बहुत जल्द कोई अच्छा नतीजा आपके फेवर में आएगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। मैं खुद भी कंपटीशन में बैठ चुकी हूँ, मैं नेट क्वालिफाई की हूँ, इसलिए मेरी पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन बिक्की के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।